नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस शिवपुरी एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे टेस्ट सीरीज क्रमांक 1 और ये जूलॉजी की टेस्ट सीरीज है जो कि सभी एग्जाम के लिए ये प्रासंगिक है। तो यूनिट ट्रिक के माध्यम से और व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राणी विज्ञान किसका अध्ययन है? प्राणी विज्ञान किसका अध्ययन है, यानी कि प्राणी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। ठीक है, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। तो जूलॉजी में अध्ययन करते हैं जानवरों का। ठीक है, तो जूलॉजी में अध्ययन करते हैं जानवरों का। और जूलॉजी के जो जनक हैं वह हैं अरस्तु। जूलॉजी के जनक अरस्तु। और बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु। ठीक है, अरस्तु यूनान के थे। ठीक है, और इन्हीं के एक शिष्य हैं, इनके शिष्य हैं थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में, और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना। दूसरा प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है ना, तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। मैं आपको बता दूं कि जो कोशिका है, कोशिका से ऊतक बनता है, और ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र से फिर शरीर का निर्माण होता है। तो इसलिए मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? कोशिका हो गई। अब कोशिका दो प्रकार से इकाई है, एक तो संरचनात्मक इकाई, और दूसरी कार्यात्मक इकाई। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि मानव शरीर का जो निर्माण होता है वह कोशिका से होता है। दूसरी बात कार्यात्मक, मनुष्य के या अन्य जंतुओं के सारे काम कोशिका से होते हैं। ठीक है, थोड़ा कोशिका के बारे में बता देता हूँ कि जो कोशिका है इसका जो अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं। और कोशिका की जो सबसे पहले खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। ठीक है, तो ये 1665 की घटना है। 1665 में इसकी खोज की थी, और साइटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। हाँ, जो ऊतक है, ऊतक को हिस्टोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके द्वारा होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलानिन और कैल्शियम। इनमें से सबसे सटीक जो आंसर है वो हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो शरीर का जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है। लेकिन कभी कभी ये आ जाता है श्वसन वर्णक। ठीक है, अगर वर्णक पूछें तो श्वसन वर्णक भी इसका आंसर लगा सकते हैं। अगर वर्णक पूछेंगे ना तो श्वसन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन इसका आंसर है। इसकी जगह अगर ये भी आता तो ये भी आंसर सही है। फिर दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल तो क्या है? पौधों में पाया जाता है, और पौधे क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन है मेलानिन। मेलानिन के कारण जो
डार्क रंग होता है, काला रंग हो जाता है। जैसे कि मानव की त्वचा का काला रंग किस कारण से होता है? मेलेनिन वर्णक की ज्यादा अधिकता से हो जाता है। मेलेनिन वर्णक की अधिकता से काला रंग हो जाता है। जैसे अफ्रीका के व्यक्ति हैं उनमें मेलेनिन वर्णक ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम है इससे दांत और हड्डियां दोनों मजबूत होती हैं। कैल्शियम से दांत और हड्डियां दोनों मजबूत होती हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, कक्ष हृदय में जो कक्ष होते हैं, अब एक्चुअली में क्या है, ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका हम आंसर लगाते 4 कक्ष, ठीक है। कक्ष को हम कोष्ठ भी कहते हैं। हृदय में कक्ष यानी कि कोष्ठ, ठीक है। तो मानव हृदय में कितना होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मानव हृदय का ये इस प्रकार से ये चित्र रहता है। मानव हृदय का इस प्रकार से ये चित्र रहता है। तो इसमें क्या है, ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चित्र रहता है मानव हृदय का, इस प्रकार से ये चित्र रहेगा, ठीक है ना। इसमें ये बल्ब लगे रहते हैं, ये बल्ब, ये नीचे के 2 निलय होते हैं, नीचे के 2 निलय होते हैं, और ऊपर का ये 2 आलिंद होते हैं। तो 2 निलय और 2 आलिंद बन करके ये मान लीजिएगा 4 कक्षीय मानव का हृदय ये होता है, ठीक है ना। 4 कक्षीय मानव का हृदय होता है। तो मानव का हृदय तो 4 कोष्ठीय है, लेकिन जो मान लीजिए जलीय जीव हैं, जैसे कि मछली का जो हृदय होता है वो मैं बता देता हूं। मछली का हृदय 2 कोष्ठीय होता है, ठीक है। और यदि मेढक का पूछा जाए तो मेढक का 3 कोष्ठीय होता है ना। और मेढक चूंकि मेढक यानी कि मेढक उभयचर में आते हैं, तो उभयचर में आते हैं मेढक, तो उभयचर का जो है 3 कक्षीय होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय होता है, मगरमच्छ में 4 कक्षीय होते हैं, 4 कोष्ठीय, ये अपवाद है, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो भैया श्वसन का मुख्य अंग मानव में जो है वह है फेफड़ा, ठीक है ना। मानव में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। जो बायां फेफड़ा होता है वह जो है ना छोटा होता है, क्योंकि इधर हृदय होता है। तो हृदय होगा तो वो फेफड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो ये 2 फेफड़े पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, खींचते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का काम करते हैं। तो श्वसन का मुख्य अंग क्या है? फेफड़े हैं मानव में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मानव का सामान्य शरीर का जो तापमान कैसा होता है? तो सामान्य शरीर यानी कि स्वस्थ अवस्था, तो सामान्य शरीर का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या हम कह सकते हैं 98 डिग्री 4 कला, ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। या हम कह सकते हैं कि 310 केल्विन, 310 केल्विन। तो ये 3 टेम्परेचर में मानव का जो टेम्परेचर पूछ सकते हैं, कोई भी इकाई, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड हो या आपका फ़ारेनहाइट हो या फिर 310 केल्विन में हो, ठीक है। तो ये हमारा 6वां प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डीएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो डीएनए होता है नाभिक में, ठीक है। केंद्रक में डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी ग्रंथि
सबसे बड़ी ग्रंथि ये पाई जाती है। ग्रंथि की बात करेंगे तो ये यकृत आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेंगे तो ये आ जाएगा थायराइड, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर क्या पूछी है, ग्रंथि, तो ग्रंथि आएगा तो ये आ जाएगा यकृत, ठीक है। दोनों में छोटा सा अंतर है, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो भाई क्या आएगा आपका यकृत, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेंगे तो क्या आएगा थायराइड। लेकिन अगर ये पूछेंगे कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो अंग में आ जाएगा त्वचा, ठीक है। तो अंग में कौन सा आ जाएगा, त्वचा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विटामिन डी का कार्य क्या है, ठीक है। तो विटामिन डी का जो कार्य है, ठीक है ना, विटामिन डी, तो सबसे पहले तो विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। और विटामिन डी का जो नाम है, विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। लेकिन इसकी यदि खोज की बात करें तो खोज किया था हॉपकिंस ने, हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी। और जो विटामिन डी है वो सूर्य की रोशनी से हमको मिलती है। हमारे शरीर की त्वचा में सीबेसियस ग्रंथि पाई जाती है, ये वाली सीबेसियस ग्रंथि पाई जाती है, सीबेसियस ग्रंथि, ठीक है। तो सीबेसियस ग्रंथि में पाया जाता है एरगेस्ट्रॉल पदार्थ, ठीक है। तो ये पदार्थ क्या करता है, सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में बदल देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, रक्त का द्रव भाग कौन सा है, तो रक्त का द्रव भाग है प्लाज्मा, ठीक है। ये हमारे रक्त में 55% पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 55% पाया जाता है, ठीक है। और 45% आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो टेस्ट सीरीज था ये कंप्लीट हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये जो नए चैनल है वो आप सब्सक्राइब करना, प्रगति क्लासेस सुप्री एमपी के नाम से ये हमारा चैनल है। जो पुराना चैनल था प्रगति क्लासेस सुप्री, तो वो उसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो ये ध्यान दें, अब उस पर वीडियो न डालते हुए वीडियो आएंगे प्रगति क्लासेस सुप्री एमपी चैनल पर, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।